हेलो फ्रेंड्स, वीडियो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख करके हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर लेंगे आपके सजेशन के द्वारा। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको एजुकेशन के किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं एजुकेशन के पेपर के अंदर या 10 यूनिट होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम आपके लिए वीडियो ले करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को भी बताएं एजुकेशन के पेपर की प्रिपरेशन में जो भी बच्चे लगे हुए हैं, ताकि हमारे चैनल का वो बेनिफिट ले सकें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एजुकेशन पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो इस एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन पोस्ट कोड CO स्टैंड्स फॉर। पोस्ट कोड के अंदर CO का क्या अर्थ होता है? कोऑर्डिनेटिंग होता है, समन्वय, कोऑपरेशन होता है या सहयोग, या फिर कोरिलेशन होता है, सह संबंध, या फिर कलेक्शन होता है, संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, जो पोस्ट कॉर्प होता है ये आपने एजुकेशनल जो मैनेजमेंट वाला आपका पेपर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। जो यूनिट आपके 9th यूनिट के अंदर ये गिवन है। तो यहाँ पे CO का अर्थ जो आपका होगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है करेक्ट रहेगा। साथ में इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पोस्ट कॉर्प है, यहाँ पे पोस्ट कॉर्प जो है आपका पब्लिक जो सर्विस प्रोफेशनल है, पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए डेवलप किया गया एक एफर्ट है। ये जो है फर्स्ट डेवलप किया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। अपने ही शब्दों में उन्होंने बताया है कि P जो है यहाँ पे पोस्ट कॉर्प के अंदर जो P है वो प्लानिंग के लिए है, O ऑर्गेनाइजिंग के लिए है, S स्टाफिंग के लिए है, D डायरेक्टिंग के लिए है, CO यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग के लिए है, और जो है R रिपोर्टिंग के लिए, और जो B है वो बजटिंग के लिए है। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे यहाँ पे E भी जो है दिखाई देने लगा है, तो E यहाँ पे एजुकेशन के लिए है। तो यहाँ पे ये जो आपके 7 फंक्शन है किसके? मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के ये 7 फंक्शन हैं जो आपके लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए हैं। ये एक जो है एक इस तरह का सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है किसके लिए? जो बिजनेस प्रोसेसेस होती हैं उनको इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। ये पोस्ट कॉर्प आपको जो है बताता है कि आप किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, मिनिमम वेस्टेज होएगी, ठीक है आपकी, और हायर आपकी मार्जिन होगी। तो यानी कि आपके बिजनेस को एफिशिएंटली और स्मूथली रन करने के लिए आपको पोस्ट कॉर्प को अपनाने की ज़रूरत होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो पोस्ट कॉर्प है ये किसके लिए जो है या क्या इंश्योर करता है? तो ये मैक्सिमम आउटपुट को, मिनिमम वेस्टेज को और हायर मार्जिन को जो है इंश्योर करता है। साथ ही ये बताता है कि ये एक मेथड है मैनेजमेंट का जहाँ पे जो वर्क फोर्सेज होती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि कंपनी को बेनिफिट हो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम होता है उसको टुकड़ों में ये तोड़ता है और मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू ये काम को करवाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी हेल्प से जो है मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हर एक एम्प्लॉय को प्राप्त होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होती है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PRT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। जो PRT एनालिसिस है आपका वो किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम के ऊपर है, पेसिमिस्टिक टाइम के ऊपर है, मोस्ट लाइकली टाइम के ऊपर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी आपको अभी मिल जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको उनके आंसर करने हैं। हम इसकी डिटेल आपको बताते जाएंगे। तो देखिए, जो आपका PRT की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आपकी PRT की फुल फॉर्म होती है। एक ऐसा मेथड होता है जिसका यूज किया जाता है किसके अंदर? एग्जामिन करने के लिए टास्क को, ठीक है, किसी भी शेड्यूल के अंदर, और ये डिटरमाइन करता है क्रिटिकल पाथ मेथड को। जो भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के अंदर जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको, ठीक है। तो
पीआरटी को सबसे पहले डेवलप किया गया था यूएस नेवी के द्वारा। उन्होंने अपने पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर कुछ प्लानिंग और कंट्रोल की ज़रूरत थी, उसके लिए इन्होंने इसको डेवलप किया गया था। पीआरटी जो चार्ट होता है, पीआरटी क्या होता है, एक बेसिकली एक चार्ट होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि पीआरटी क्या होता है। बेसिकली एक चार्ट होता है जिसके अंदर आप सर्कल्स और रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं, जिनको नोड बोलते हैं। ठीक है, सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को नोड बोलते हैं। कई बार ये भी पूछा था कि सर्कल और जो रेक्टेंगल होते हैं पीआरटी चार्ट के अंदर को क्या बोलते हैं, तो वो नोड होती हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, प्रोजेक्ट के इवेंट को और मिलस्टोन्स को जो है ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नोड जो होती है वो लिंक्ड होती है वेक्टर्स के द्वारा या फिर लाइंस के द्वारा। ठीक है, जो काफ़ी सारे जो टास्क होते हैं उनको जो है ये दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। पीआरटी चार्ट जो है मैनेजर्स को अलाउ करता है कि वो इवेल्युएट कर सकते हैं अपने टाइम को और रिसोर्सेज को। किसके लिए, जो भी उनके प्रोजेक्ट के लिए, जो उनको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, एक आपका इसके अंदर पीआरटी चार्ट के अंदर इवेंट स्लैक आता है। इवेंट स्लैक क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा था। तो इवेंट स्लैक क्या होता है, ये जो भी आपका इवेंट होता है उसके बीच का जो टाइम होता है, डिफरेंस बिटवीन दी लेटेस्ट इवेंट एंड अर्लीस्ट इवेंट। ठीक है, जो अर्लीस्ट इवेंट और जो लेटेस्ट इवेंट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जो है आप बोलते हैं इवेंट स्लैक। ठीक है, स्लैक टाइम की बात हम करते हैं। स्लैक टाइम वो टाइम होता है जो एक टास्क जो है डिले हो जाता है एक प्रोजेक्ट को की जो फिनिशिंग डेट होती है उससे पहले ही। ठीक है, तो स्लैक क्या हुआ आपका, इसको निकालने का जो है एक फॉर्मूला भी होता है TL माइनस TE। ठीक है, तो इस तरह से TL जो है लेटेस्ट इवेंट के लिए और ये आपका जो है अर्लीस्ट इवेंट के लिए जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, TL जो है आपका लेटेस्ट इवेंट को दिखाता है और TE आपका जो है अर्लीस्ट इवेंट को शो करता है। तो इस तरह से आप जो है इवेंट स्लैक को निकाल सकते हैं, या स्लैक जो है पीआरटी के अंदर इस तरह से निकाली जाती है। पीआरटी चार्ट के अंदर जो आपका E है वो एस्टिमेट के लिए होता है, O जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट के लिए होता है, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट को जो है M डिनोट करता है, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट को P डिनोट करता है। तो पीआरटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, ये तो था आपका स्लैक का फॉर्मूला। पीआरटी चार्ट का जो टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है तो वो आपका ये वाला होता है। ठीक है, O + 4M + P डिवाइडेड बाय 6। तो ये सारे के सारे इसमें बताए गए हैं फ्रेंड्स। इसके पे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को अच्छे से जो है रोक रोक करके देख लेना और नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM नोन एज। जो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस होती है CPM के अंदर उसको किसके रूप में जाना जाता है, यानी कि CPM में विशेष कार्य प्रदर्शन जो है जाना जाता है डमी के रूप में, इवेंट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में या फिर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। तो पार्टिकुलर टास्क इवेंट को जो है परफॉर्मेंस को CPM में जाना जाता है एक एक्टिविटी के रूप में। अब हम इसकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है आपके लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है, ताकि आप सिर्फ MCQ ना पढ़ करके डिटेल भी पढ़ लें, क्योंकि आज के टाइम में नेट का जो एग्ज़ाम आता है वो आपका सिर्फ MCQ के ऊपर बेस्ड नहीं रह गया है, या फिर आप सिर्फ MCQ को पढ़ करके उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल नेट के पेपर के अंदर अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनके लिए आपको जो है किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है आप लोगों के लिए कि कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी, और जिस तरह से आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको लर्न कर सके। तो देख लेते हैं CPM क्या है। CPM जो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये लेट 50 के अंदर डेवलप किया गया था। ठीक है, ये 2 बंदों ने डेवलप किया था जिनके नाम जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस ही है। ठीक है, एक तरह का ये एल्गोरिथम होता है। जैसे वो आपका चार्ट होता पीआरटी, तो ये आपका एक तरह का एल्गोरिथम है जो शेड्यूलिंग करता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की। ये फाइंड आउट करता है सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटी में जो भी सीक्वेंस होने वाली है उनको फाइंड आउट करता है। और ये मेजर करता है शेड्यूलिंग रेजिलेंस को। साथ ही प्रेडिक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना टाइम लगने वाला है उसको CPM जो है बताता है। ये आपका बेस्ड होता है स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर और एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्टिविटी के ऊपर, कि यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि CPM जो है आपका किस तरह से ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट या टाइम ऑफ प्रोजेक्ट बताता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी के एस्टिमेशन के बेस पे आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइम बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है SWOT स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो SWOT है उसका मतलब क्या है। SWOT का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वेलबींग, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, या फिर सडन वीकनेस, आउटस्टैंडिंग थ्रेट्स, या फिर सोशल वेज ऑफ ओवरकमिंग थ्रेट्स, या फिर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखिए अब हम इसका मतलब भी जो है क्लियर कर लेंगे, अब इसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेंगी। देखिए SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि ये जो है इसका मतलब रहेगा। अब आप ऑप्शन पे टिक कर लेना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, क्लियरली यहाँ पे गिवन है। ये SWOT एक एनालिसिस टेक्निक है जो एक्सेस करती है आपके 4 एस्पेक्ट। कौन से 4 एस्पेक्ट की बात करती है, जो आपके बिजनेस के 4 एस्पेक्ट है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस की, या फिर आपके बिजनेस की क्या वीकनेसेस हैं, या फिर आपके बिजनेस की के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप आगे जा सकते हैं, ठीक है, कौन से थ्रेट्स हैं आपके लिए, उन चीज़ों को जो है ये आपको बताती है, ठीक है। तो SWOT एनालिसिस जो होता है वो आपको बताता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एडवांटेजेस को, और SWOT एनालिसिस के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है किस फील्ड में अच्छा कर रही है, या आपकी कंपनी के अंदर क्या चीज़ है वो जो काफ़ी अच्छी है, या फिर ऐसी क्वालिटी जो आपके कंपटीटर से आपको अलग करती है, या फिर इंटरनल रिसोर्सेज क्या है, जैसे स्किल्ड है, नॉलेजेबल स्टाफ आपका है कि नहीं है, ठीक है, टेंजिबल एसेट है कि नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, प्रोप्रियरिटी है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। यानी कि एक तो आपके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आपको दूसरी कंपनीज से अलग करे या दूसरे चीज़ों से अलग करे, जो भी आपके कंपटीटर वगैरह होते हैं उनसे आपको ऐसी क्वालिटी हो कि वो जो उनसे आपको अलग रखे। साथ ही आपके जो भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज जैसे कि आपकी मैन पावर कैसी है, आपके जो काम करने वाले बंदे हैं वो कैसे हैं, आपका जो स्टाफ है वो अपडेटेड है कि नहीं है, नॉलेजेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ में आती है। उसके बाद वीकनेसेस आती है कि आपकी जो कंपनी है उसकी कोई कमियां कौन कौन सी है, ठीक है, आपके जो कंपटीटर है वो आपसे बेटर क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिसोर्सेज की क्या लिमिटेशन है, उसके साथ जो आपकी जो सेलिंग प्रीपोजिशन है वो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी वीकनेस के अंदर, यानी कि जिस एरिया के अंदर आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है तो वो आपकी वीकनेसेस होती हैं। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड करें किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपटीटर होते हैं आपके एरिया के अंदर, उनको भी समझो। उसके बाद आप की जो प्रोडक्ट की जो ज़रूरत है या सर्विसेज की जो ज़रूरत है उनको लेकर के आप जो है देखो, और साथ ही साथ प्रेस मीडिया का या फिर काफ़ी सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है, ताकि जैसे कि आपको एडवर्टाइजिंग देते रहना है लोगों को लुभाने के लिए, कहीं कहीं पे आपको इवेंट आयोजित करने हैं, कोई प्रोग्राम आपको आयोजित करना है या कोई कैंप आप आयोजित करते रहते हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। उसके बाद थ्रेट्स होते हैं कि इमर्जिंग जो कंपटीटर्स हैं उनसे होंगे, ठीक है, जो इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता जा रहा है उसके लिए जो है आपके लिए थ्रेट्स होंगे। कुछ जो है प्रेस मीडिया कवरेज की वजह से, जैसे आपके वर्कर्स वगैरह काम करते हैं तो उनकी कोई भी नेगेटिव या कुछ इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो भी आपके लिए थ्रेट्स बन करके रहेंगी। कुछ अलग टाइप के थ्रेट्स भी होते हैं कंपनी में काम करते टाइम, या आप कंपनी को रन करते, बिजनेस को रन करते हैं तो, ठीक है। कुछ जो कस्टमर होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो आपकी कंपनी के प्रति जो है चेंज होता रहता है, तो उसके लिए भी आपको उनको लेकर के भी आपको जो खतरा बना रहता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो SWOT एनालिसिस है उसके अंदर जो है कितनी चीज़ें, कितने एस्पेक्ट आपके बिजनेस के लिए बताए गए हैं, तो आपको बताना है। उसके अंदर आपके जो है 4 एस्पेक्ट बताए गए हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स है, और इन्हीं को फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के अंदर। देखिए जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती हैं उसको आपके जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर के रूप में जो है जाना जाता है, इनकी ये जो आपके होंगे कंपनी के, ये आपके क्या हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, और जो 2 आपके बचे वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। साथ ही आप इस जो डायग्राम है इसे भी आप समझ लेना कि इंटरनल फैक्टर जो है कंपनी के कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर जो है कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल रेगुलेटरी है, ये आपके सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि इंटरनल के अंदर आपका स्ट्रक्चर, कल्चर और रिसोर्सेज जो आपकी कंपनी के अंदर है, जैसे आपके क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपके कंपटीटर्स हैं, ट्रेड यूनियन है, सप्लायर है, ये आपके जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो आपको इसको याद रखना कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है आपकी वो इंटरनल फैक्टर के अंदर गिनी जाती है या इंटरनल फैक्टर के अंदर काउंट होती है।
और बाकी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ लेनी है कि स्वोट एनालिसिस से जो है कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। Frederick Winslow Taylor is best known for the introduction of which approach to job design। जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर है उसको जॉब डिज़ाइन के लिए किस दृष्टिकोण की शुरुआत के लिए माना जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, बिहेवियरल अप्रोच के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए या फिर एर्गोनॉमिक्स के लिए? तो देखिए इनको जाना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये जो आपकी टेलर के द्वारा दी गई है, फ्रेडरिक विस्लो टेलर के द्वारा। तो इसी को टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो आपको किसी भी चीज़ को राइट वे से करने का ढंग बताती है कि आपको मतलब कि एक राइट वे कौन सा है किसी भी चीज़ों को करने का। तो कुछ ये 8 यहाँ पे इनके द्वारा बताए गए वे हैं, तरीके हैं कि जिनसे आप काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये कहता है कि साइंस को अपनाओ, ठीक है, जो अनसाइंटिफिक वे है उनको छोड़ दो, हार्मोनी वहाँ पे होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की बात ये नहीं करते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि टेलरिज्म की थ्योरी के अंदर इंडिविजुअलिज्म की बात हुई है या नहीं हुई है। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन को ये अलाउ नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि आप 50 यूनिट का ही प्रोडक्शन करो या आज आपको 1000 जो चीज़ें हैं या यूनिट है वो प्रोड्यूस करनी है। तो ये कहता है कि आप प्रोडक्शन करवाते हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कीजिए, आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन की बात मत कीजिए। ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू बी ग्रेटेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी, कि जितनी उसकी कैपेबिलिटीज है उस तरह से जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होने दीजिए। और ये इक्वल डिवीजन की बात करते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो है इक्वल डिवीजन होनी चाहिए काम की। साथ में मेंटल रिवोल्यूशन की बात ही करते हैं, मैनेजमेंट के पार्ट से भी और वर्कर्स के पार्ट से भी। तो ये आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर बताया गया है या टेलरिज्म की जो थ्योरी है उसके अंदर बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन के पेपर की जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं हमारे शिक्षा शास्त्री जो है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, और ये वीडियो आपके और मेरे एफर्ट्स के द्वारा ही उनके पास पहुंच पाएगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए, या फिर फ्रेंड्स मेरा का ये आपका अपना ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। हमारे चैनल पर काफ़ी तरह की जो है वीडियो आपको मिलेंगी जो एजुकेशन पेपर 2 के लिए ही बनाई गई हैं या फिर फर्स्ट पेपर के लिए बनाई गई हैं। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे।